टाइम, मुकुल टाइम। कहीं कोई चुपचाप सपनों के परों पर उड़ जाता है, तो कोई खामोशी से दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया में आइए सुने उन अनमोल किरदारों की कहानी जो सिर्फ नायक नहीं बल्कि हमारे जीवन के असली मसीहा हैं। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपके दिन की शुरुआत नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी, मूड और हेल्थ का ब्लूप्रिंट भी होता है। पर अक्सर हमें स्नूज बटन दबाकर वक्त गंवाना ज्यादा आसान लगता है और हम सुबह को जल्दी जल्दी में निपटा देते हैं। हमारा सारा ध्यान हमारी बड़ी सी टू डू लिस्ट पर ही टिका होता है। पर क्या आप जानते हैं, अगर आप सुबह के पहले 60 मिनट को सही तरीके से यूटिलाइज करें, तो आपका आगे का दिन सिर्फ बेहतरीन नहीं बल्कि आपकी आने वाली जिंदगी के प्रति नजरिया तक बदल सकता है। इस हफ्ते बॉक्स एफएम पर प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर राम अवतार शर्मा बताएंगे सुबह उठने के साइंटिफिकली प्रूवन गोल्डन रूल्स, दिन को एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव बनाने के सिंपल तरीके, मॉडर्न हैबिट्स जो सिर्फ थकान कम नहीं करती बल्कि मोटिवेशन भी देती है। डॉक्टर शर्मा का नजरिया सिर्फ मेडिकल ज्ञान तक सीमित नहीं बल्कि वो हेल्थ को भी एक रिलेटेबल और प्रैक्टिकल अंदाज में समझाते हैं। ये शो आपकी सुबह को जरूर एक नई दिशा देगा। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर राम अवतार शर्मा का। डॉक्टर राम अवतार शर्मा का। वाह, क्या बात है। गुल्लक, बचपन की याद दिला दी डॉक्टर राम अवतार शर्मा साहब। जब गुल्लक में पैसे इकट्ठे किया करते थे बच्चे लोग। गुलजार साहब भी कुछ ऐसे ही हैं। दिन खाली खाली बर्तन है और रात एक अंधेरा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। सो दिन बर्तन और यहाँ जिंदगी गुल्लक। डॉक्टर राम अवतार शर्मा गुलजार साहब के कदमों पे। हाँ, नमस्ते सारे श्रोताओं को भी नमस्ते। देखिए मुकुल जी, हुआ क्या, एक दिन मैं एक गीत लिख रहा था मतलब जी। तो मैंने तुलना तो ठीक कर दी। हाँ, इसका तो मतलब गीत कुछ ऐसा था कि जीवन एक गुल्लक है जी। गुल्लक में पैसे जुड़ते हैं, एक इकाई और दहाई, सैकड़ों और हजारों में गुल्लक में पैसे जुड़ते हैं। जीवन एक गुल्लक है। क्या बात है, जीवन एक गुल्लक है। तो उसी से फिर मेरे को आइडिया आया कि ये दिस ए वेरी इम्पोर्टेंट जो है ना एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बड़ी बात की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो बातें हैं ना हम करने जा रहे हैं वो इतनी सामान्य बातें हैं कि वो अति विशिष्ट हो गई, अति साधारण बातें हैं और उसके फलस्वरूप वो अति विशिष्ट हो गई जी। क्योंकि वो हमारे ध्यान में रहती नहीं है, हम उनको अक्सर मिस करते रहते हैं, तो वो याद दिलानी पड़ती हैं। बस मकसद इसका है यार, वो मेरे को लगता है उन बातों को हम अपनाने लग जाएं तो हमारे जो जीवन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। वो कहते हैं ना, जब आपकी शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है। सो यू मीन टू से दैट कि दिन की ओपनिंग, ऐसे क्रिकेट मैच अभी आईपीएल चल रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि ओपनिंग बैट्स जब अच्छा खेलते हैं, प्रारंभिक जोड़ी, तो टीम स्ट्रांग हो जाती है। मैं थोड़ा इससे भी आगे जाना चाहूँगा। आप तो कमेंटेटर रहे, अभी भी हैं जी। तो रोजर फेडरर का नाम तो सभी ने सुना होगा, टेनिस के महान लोगों में। अब उनकी बड़ी एक विशेष बात है जी। रोजर फेडरर ने 80% मैचेस जीते हैं, तभी वो इतने लंबे समय तक विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहे जी। लेकिन आप उनके पॉइंट स्कोरिंग को आप ध्यान से देखोगे, पहले सेट नहीं, उन्होंने 54% पॉइंट ही जीते हैं। बहुत खूब पॉइंट उन्होंने 54% जीते हैं और मैच जीते हैं उन्होंने 80%। मैं वही बताना चाह रहा था, हम लोग भी ऐसे ही नोटिस कर रहे थे, वो पहले 2 सेट हार जाते थे। हाँ, तो पॉइंट लूज हो रहे थे ना, तो अपोनेंट को लगता था कि भाई अब तो मेरी जिंदगी बन गई, 2 मैंने शानदार सेट जीत लिए हैं। और उसके बाद रिवर्स गियर शुरू होता था, थक चुके हुए आदमी को तीसरा, चौथा और 5वां। सो आप जो बात कर रहे हैं ना पॉइंट्स की, 3-2 रहा रेशो। या तो अब उसने, जिस आदमी ने फेडरर का एक बार इंटरव्यू लिया तो उसका मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था। वाह। तो उसने पूछा कि साहब ये
ये बात कुछ जमती नहीं कि हम तो सोचते हैं चैंपियन है वो 90% तो पॉइंट जीतेगा, आप तो 54 ही जीते हैं, 4% पॉइंट का ही है, 4% पॉइंट नहीं जीतते तो आप वर्ल्ड चैंपियन इतने साल तक और ऑल टाइम ग्रेट में से नहीं आते। तो फेडरर ने कहा कि देखो मैंने कभी मैच के हिसाब से कभी खेलता ही नहीं था। फेडरर कहते थे कि मैं पॉइंट टू पॉइंट खेलता था जी। मैंने एक पॉइंट लूज कर दिया तो मैं उस पॉइंट को कैरी नहीं करता था अगले मेरे पॉइंट के लिए दिमाग में। हाँ वो पॉइंट गया, मैं जीत गया तो भी गया और मैं हार गया उस पॉइंट को तो भी गया। मैं सदा गेम को जब तक मैंने टेनिस खेला है तो मैं पॉइंट टू पॉइंट उसको खेला है जी। बहुत खूब, बहुत अच्छी अब बात मुकुल जी इसको आप ज़िंदगी पे अप्लाई क्यों नहीं करते? भाई मैं ज़िंदगी की योजना नहीं बनाऊंगा जी। मैं आज सुबह उठा हूं तो मैं आज शाम तक की योजना बनाऊंगा। अरे गजब। मुझे आज का दिन बहुत अच्छी तरह से जीना है, कल मैं कैसे जिया मुझे कोई मतलब नहीं, मैं आने वाले कल के दिन को कैसे जीऊंगा मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आज का दिन एक्सेलेंट जीऊंगा। यानी वो करीब आप जैसे ज़िंदगी की जैसे गुल्लक में सिक्के डाले बच्चे को आप दो और उस बच्चे को 100 रुपये रोज़ाना देते रहो और वो अपनी बड़ी सी गुल्लक में डालता रहे और वो 20 साल तक डालता रहे तो पैसा लाखों में हो जाएगा जी। ठीक है ना। अब ठीक है आजकल इन्फ्लेशन वगैरह वो आ गया, झंझट पहले सिक्के होते थे वो सोने के होते थे जी। या चांदी के होते थे या तांबे और पीतल के होते थे, अलग है। लेकिन मान लो आजकल SIP उसको गुल्लक मान लो आप जी। आप रोज़ाना अपनी SIP करो, 200 रुपये उसमें रोज़ाना डालते रहो और आप 50 साल बाद में जब रिटायर होगे तो करोड़ों रुपए आपके पास हो सकते हैं। यस। रोज़ाना आपको 200 रुपये डालने, कल ही स्टैटिस्टिक्स आए थे इस तरह के, करोड़ों रुपए आपके पास होंगे। करोड़ों रुपए होंगे। तो इसी तरह से यदि जिंदगी में एक एक दिन अच्छा डालते रहो आप, भी आज जैसे मैं उठा सुबह तो मुझे आज शाम तक बढ़िया ज़िंदगी जीनी है और मुझे ये काम मेरे से हो जाएंगे तो भी मैं आनंदित हूँ, बाकी नहीं होंगे तो मैं उसको कल बर्डन कैरी नहीं करूँगा इसका, कल मैं फिर कोशिश करूँगा। कल की कल देखी कोई है ही नहीं कल। तो इसलिए डे टू डे यदि हम जीना शुरू कर दें और इसको यदि सिर्फ हम बातचीत का विषय नहीं माने, कोई उपदेश का विषय नहीं माने, कोई इसमें ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ वो नहीं माने जी। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करने की कोशिश करें तो फिर आपको लगेगा कि बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मैं इसको अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैंने तो पिछले करीब आप देखो पहले की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो शताब्दी बदली है 2001 के बाद में मैंने तकरीबन ऐसी ज़िंदगी अपनी जी है और आई थिंक क्वालिटी वाइज मेरी ज़िंदगी वो अच्छी रही है। और मैं चूँकि मैं आज अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ जी और उसी को मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया बात। मैं मतलब इसमें डूब गया एकदम, इस लिहाजा कि अगर आपने पॉजिटिव और प्रसन्न रह के एक दिन गुजार लिया, वन गुल्लक, ये मानो गुल्लक में 200 रुपये डाल दिए, SIP कर दिया आपने 200 रुपये, पर रोज SIP करने, रोज SIP करो आप, 200 रुपये रोज डालो, 1000 रुपये कमाते हो 200 रुपये डाल दो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है इसमें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा इसी से संबंधित है। अभी अमेरिका में कुछ 1-2 साल पहले की बात है, लॉन्गिविटी पे दीर्घायु के ऊपर डॉक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी जी। तो उसका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसको आर्टिकल को पढ़ के मेरे को थोड़ी हंसी भी आई। अच्छा। उसमें क्या था कि जो डॉक्टर पार्टिसिपेंट थे उसके अंदर करीब 40 लोग थे जी। उसमें कोई भी 40 साल से बड़ी उम्र का नहीं था। अब आप 70-80 साल 90 साल हेल्दी जीने की तो आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और उसमें आप में से कोई 40 साल से बड़ा ही नहीं है, तो अनुभव है ही नहीं, जो भी आपका जो नॉलेज है वो थ्योरेटिकल है। अब उसमें 1-2 90 साल का 100 साल का कोई आता डॉक्टर होता, हाँ आता, और वो अपनी बात रखता कि देखो मैं इतने साल जिया हूँ, मैं हेल्दी हूँ आज भी मैं कॉन्फ्रेंस में आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरी मेंटल फैकल्टीज़ ठीक हैं, मैं सीधा खड़ा हूँ, मैं देखो सीढ़ियाँ आपके जो चढ़ा हूँ मंच के ऊपर, मैं वो अपने दम पे चढ़ा हूँ। वो यदि ये बात कहता है कि आप ज़िंदगी ऐसे जी सकते हो तो फिर उस बात में दम है। और ऐसे व्यक्ति, सफल व्यक्ति जिसने डे टू डे ज़िंदगी जी है, उसमें मैं एक महिला का नाम लेना चाहूँगा जी। अमेरिका की हैं वो अभी नागरिक, एड्रियाना हफिंगटन जी। आपने सुना होगा, एक बड़ा फेमस अखबार है ऑनलाइन, हफिंगटन पोस्ट, हैफ पोस्ट करके उसका वो टैग है।
तो एड्रियाना एक ग्रीस की नागरिक थी, ग्रीस में जन्मी जी। और मध्यम वर्ग की निचली पीढ़ी थी फाइनेंशियल हिसाब से। उसके पिता उसकी माँ को छोड़ के चले गए, डिवोर्स हो गया था, तो माँ ने बेटी को पाला और प्रैक्टिकली वो हैंड टू माउथ थे, 100 फैमिली थी। तो एड्रियाना एक बार अपनी स्कूल से जब आ रही थी तो बुक स्टोर पे उसने एक मैगजीन देखी, उसमें एक अच्छी सी बिल्डिंग की फ़ोटो थी, तो उसको बड़ी अच्छी लगी, वो उसको ख़रीद के ले आई। जब सुबह उसने वो पढ़ी तो वो कैम्ब्रिज की थी फ़ोटो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। ये बात है 1960-65 के बीच की कभी जी। तो उसने अपनी माँ को कहा कि मैं तो कैम्ब्रिज पढ़ूंगी। तो उसकी माँ ने कहा बेटा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम है कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, नाम मात्र की जैसे टूटी फूटी आती है। कैम्ब्रिज तो आप जानते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज के बोलने में कैसे आप शब्दों का उच्चारण करते हो, इसमें बड़ा स्नोबरी थी वहाँ पे। थोड़ा सा भी आप गलत उच्चारण करोगे कोई शब्द का तो वहाँ के जो डॉन कहते थे उनको, प्रोफेसर्स को जी, तो वो आपकी बखिया उधेड़ देते थे। क्या बात? बोलो न तो तुम्हें इंग्लिश आती, न हमारे पास पैसा, प्लस उस ज़माने में यूजुअली कैम्ब्रिज बाई इनविटेशन लेती थी, या कोई बहुत ही वीआईपी विद्वान अल्ट्रा होगा। रिच लोग या बहुत ही विद्वान का जिसने, उन्हीं को लेते थे। आज भी लेते हैं, लेकिन उस समय तो वो स्टैंडर्ड्स बहुत ही आई बहुत थे। आई थी। तो उसने कहा बट मैं फिर भी बेटा तुम कोशिश करो, जा सकते। तो एड्रियाना ने जैसे तैसी है इंग्लिश सीखी, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया एंड हाई मार्क्स आने से वो सेलेक्ट हो गई, स्कॉलरशिप भी मिल गई। क्या बात है। और वो इतना मतलब वहाँ जाके उसने अपना नाम किया कि वो कैम्ब्रिज स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होगी अपनी लाइफ के अंदर ही। वाह। तो उसका मैं पॉडकास्ट सुना था, लंबा पॉडकास्ट है उसका। तो उसमें उसने ये कहा कि जो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा था कैसे अचीव कर पाई, तो उसकी माँ ने उसको कहा था बेटा तू एक एक दिन करके जी, आज से तू लंबा टारगेट मत रख, मुझे इतना सीखना है आज, मुझे इतना करना है आज, बस सुबह से शाम तक मुझे ये करना है, बस वो उतना ही किया कर। गजब। तो वो सी स्टार्टेड डूइंग दैट। और बाद में जैसे आप आश्चर्य करोगे कि आज भी वो कहती है कि मैं मेरी इंग्लिश उतनी द प्रोनाउंस करना, उसका उच्चारण करना उतना अच्छा नहीं है जितना एवरेज अमेरिकन, लगती भी नहीं है अमेरिकन उसकी इंग्लिश, क्यों अमेरिकन तो अलग तरह की एक्सेंट होती है उनकी। जी। तो लेकिन 15 उसने बुक्स लिखी, बेस्ट सेलर थी, 15 की अच्छी किताबें उसने लिखी। और हफिंगटन पोस्ट इंडिया में तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो गार्डियन और वाशिंगटन पोस्ट उनसे भी ज़्यादा पॉपुलर अखबार वहाँ का रहा है, ऑनलाइन पेपर रहा है। और जिन लोगों ने उसको कहा था जब, और फर्स्ट है शायद वो वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, जब इंटरनेट चालू हुआ तो शी वाज फर्स्ट टू पिकअप। सुपर। और वो करीब 20 साल तक दुनिया की 50 प्रभावशाली महिलाओं में से एक रही। तो उसका ये कहना था कि मैं तो एवरी डे के हिसाब से अपना अखबार प्लान करती थी, भी आज मैं मेरा अखबार अच्छा पढ़ा जाए, फिर अगले दिन भी उसका ये टारगेट था, फिर अगले दिन ही, फिर उसने वो अखबार बेच भी दिया, लेकिन फिर भी उसकी एडिटर इन चीफ वही रही। और अभी जब वो 73 की हुई, अभी वो 70, अभी जिंदा हैं, वो 76 की हैं अभी वो। 73 की एज में उन्होंने नई AI बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म लॉन्च की है अपनी। कमाल है। टोटली हेल्दी है। ताले। और क्या? उसका यही कहना है कि मैं डे बाय डे, मैंने टेक्नोलॉजी आई तो डेली टेक्नोलॉजी की एक चीज़ सीखनी है, वो एवरी डे के हिसाब से प्लान कर, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमें ज़िंदगी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य की प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा 15 साल की बेटी है, उसका 10-12 साल 15 साल बाद में शादी होना है, उसकी आज कोई फाइनेंशियल प्लानिंग को लीव असाइड, उसकी डे टू डे ज़िंदगी को आज प्लान मत करो। बच्चा जन्मते उसको डॉक्टर, इंजीनियर, IITN मत बनाने के मत सोचो, डेली उसका आज दिन कितना बेहतर गया है। बहुत बेहतरीन ख्याल है। जिंदगी इतनी खूबसूरत है अगर उसे रोज की जी जाए तो। अब आप सोचिए ना, वियतनाम, ये सॉरी म्यांमार और एक दिन में क्या हो गया थाईलैंड कल? में जो आदमी होटल में बैठा, उसने कभी कल्पना की थी क्या कि वो भविष्य के मान लो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहाँ पहुँचा हो? भाई साहब, भविष्य तो आपका ख़त्म हो गया। और ये दूर नहीं है, देखिए दूर, ये जो भूकंप आया है, मैंने फेसबुक में करीब 5-6 साल पहले एक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसको मैंने रेफरेंस में लिखा था, तो कुछ लोगों ने मुझे निराशावादी भी कहा था। तो उन्होंने ये कहा था कि अगले 10 साल के अंदर आपका थाईलैंड, म्यांमार
और आपका इंडिया का बिहार, और फिर आपका नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा, फिर आपका दार्जिलिंग होता हुआ और आपका उत्तरांचल से होता हुआ और शिमला तक। यहाँ पर अगले 10 साल में मतलब पिछले 100-200 साल से भी बड़ा भूकंप आएगा, क्योंकि ये जो यूरेशियन प्लेट है वो टकरा रही है। चाइना की जो प्लेट है उससे जो इंडिया की साइड जो प्लेट है वो टकराएगी, और टकराने से हिमालय पर्वत है अपना, वो 1-2 इंच 1-2 सेंटीमीटर जो भी मुझे याद नहीं है वो ऊंचाई लेगा। तो एक पहाड़ यदि 2 सेंटीमीटर भी ऊपर बढ़ता है तो इसका मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो हमें सब भी उसके लिए तैयार होना चाहिए। वो रिपोर्ट करी थी कि मुझे समझ नहीं आया कि भारत में इतने डैम बना रहे हैं उस एरिया के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी होटल्स बना रहे हैं, ये इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं। तो बड़ी साइंटिफिक रिपोर्ट थी जी। अननेसेसरी मतलब अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान अभी दिया नहीं जा रहा है। ये पता नहीं कौन सी जहाँ चीज़ ध्यान देने की है कि आपको दिन रोज़ अच्छा गुजारना है, वहाँ तो हम ध्यान नहीं देते और बाकी चीज़ों में ध्यान देते हैं। भूकंप की जितनी भी इमारतें बनती हैं वो 8 रिक्टर भूकंप रोधी होनी चाहिए साइंटिफिक, वो तो हम करते नहीं हैं। और दुनिया भर में बड़े बड़े फ्लैट्स ले लेते हैं। क्या आप चेक करते हैं? वो उसका रीज़न है वो ये, हम प्लान फ्यूचर की करते हैं। मैं इतने साल मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा 10 साल बाद में ये रिटर्न आएगा, मेरा 5 साल बाद में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अरे तुम्हारी आज की सिचुएशन क्या है? और उसका रीज़न क्या होता है कि देखा गया है कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो यूजुअली थके हुए लोग होते हैं। क्या कह रहे हैं? आप देख लीजिए, आप अपने राजनेताओं को देखिए जी, ये रात दिन तो भीड़ से घिरे रहते हैं, दिन भर सारे दिन भागते रहते हैं। कोई इनको आराम, दोपहर में कोई रेस्ट नहीं मिलता, रात को ये लेट सोते हैं, सुबह इनको कोई न कोई जल्दी उठा देता है, कुछ न कुछ रहता है ये, और कोई ये भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, तो दे आर अंडर रेस्टेड। आपके डॉक्टर्स देखिए, डॉक्टर्स तो करीब 18-18 घंटे काम करते हैं, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बार उठते हैं। मैं तो खुद भोग के रहा हूँ। वो टायर्ड लोग रहते हैं, थके हुए। ऑफिसर्स देखिए, आप ऑफिसर सारे गवर्नमेंट ऑफिसर है, आप पुलिस की फोर्सेज को देखिए, आर्मी की फोर्सेज, और कहाँ भेज रहे हैं। मान लो आर्मी में तो फिर भी वार नहीं है तो उनको थोड़ा रेस्ट रहता नहीं, पुलिस तो इसलिए पुलिस का जो बिहेवियर है वो सदा गड़बड़ रहता है, और नींद इनकी पूरी होती नहीं है। इन जनरल आप देखोगे किसी की नींद पूरी नहीं होती। सुबह देख रहा था मैं, अल सुबह की बात है डॉक्टर साहब, कोई भागवत यज्ञ हो रहा था, उसकी वो रथ यात्रा निकल रही थी, हाथी घोड़ा पालकी, और सुबह से हर चप्पे में अजमेर रोड से लेके वैशाली तक बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं मॉर्निंग। नहीं, मैं देख रहा हूँ वो बड़ी बोरिंग ड्यूटी थी। मैं जब आया तब वो फ्री हुए थे, है ना, और पब्लिक कितनी जबरदस्त सफर कर रही थी। वो मेरे घर के आगे से थी, तो उसमें वो आदमी जो पुलिस वाले थे वो सुबह 5:30-6 बजे आ गए थे जी, और वो करीब 2 बजे फ्री हुए। दोनों टांगों पे खड़े हैं, तब खड़े हैं, कोई पानी नहीं पिला रहा, कोई उनसे पूछ नहीं रहा। और दूसरा अननेसेसरी काम, भाई अगर आप धार्मिक जुलूस निकाल रहे हो तो आपसे ज़्यादा नियंत्रित तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो आपको क्यों ज़रूरत है सिक्योरिटी की? आपको क्यों खतरा लगता है कि भाई दूसरे लोग इस पे अटैक करेंगे या क्या करेंगे? और उसकी टाइमिंग क्राइसिस, मतलब लोग गलियों से घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, ट्रैफिक पूरा जाम पड़ा है। तो उसी का मैं इम्पैक्ट पा रहा हूँ। डे पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आता है। अब इसमें होता क्या है, अमेजोन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस नाम है जी, तो उनका भी मैं एक बार एक इंटरव्यू सुन रहा था, और बड़ा मुश्किल से दिया उन्होंने इंटरव्यू जी। तो वो यूजुअली मीडिया में देखा कि बेजोस मीडिया में आता नहीं है कभी भी। तो जेफ बेजोस ने कहा कि मेरा सक्सेस का एक ही राज है, यदि मुझे नींद मेरी पूरी नहीं हुई तो मैं कोई डिसीजन नहीं लेता। मुझे कोई भी निर्णय लेना है और मेरी नींद यदि पूरी नहीं हुई तो आई डोंट टेक दैट डिसीजन। मैं डिसीजन कुछ दिन लेता ही नहीं, कुछ क्या बात है। और जिस दिन मेरी रात को 8 घंटे मैं सो लेता हूँ, मिनिमम 8 आवर्स, उसके बाद में मैं डिसीजन लेता हूँ और वही सक्सेसफुल है। उससे मैंने ये सीखा है कि 8 आवर्स की स्लीप जिस दिन नहीं हो उस दिन मेरे यहाँ मैं कोई निर्णय नहीं लेता। भाइयों बहनों, जिस ड्राइवर के साथ आप यात्रा करने जा रहे हैं, काश सोचिए वो 8 घंटे सोया है कि नहीं सोया है। ये जरूरी है। एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, दैट्स द रीजन। रात दिन भागते हैं, वही ड्राइवर तो वो बेचारे, उनको तो ऐसे हार्ड टास्क होते हैं, ड्राइवर्स इसलिए होते हैं 12-12, 13-13 घंटे। ये इंपॉर्टेंट है। वो कहे कि दिन होते हैं 24 घंटे, तो नींद भी उस गुल्लक का हिस्सा है आपका। आप नींद को ये वेस्ट मत मानिए
क्या बात है और डॉक्टर जो साहब, भी मजा आ गया। सक्सेसफुल लोग हैं। और एड्रियाना का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा साहब आपकी ये कंपनी इतनी सक्सेस क्यों गई, आपके 2 वेंचर हैं, दोनों वेंचर इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? तो उसने भी ये कहा था, उसने कहा कि मैं जिस दिन 8 घंटे नहीं सोती तो मैं मेरा रिक्रूट नहीं करती किसी आदमी को, मैं इंटरव्यू उसी दिन रखती हूँ जिस दिन मैं आराम से सोई हुई हूँ और मेरा जो डे है वो बहुत अच्छा गुजर रहा है, और फिर मैं नाइट में या उसमें फ़ोन करती हूँ, और सुबह उठती हूँ तो मुझे लगता है कि रात को मैं अच्छी सोई हूँ, प्रीवियस डे मेरा ठीक गया था। मैं अपने रिक्रूटमेंट को वाले आदमियों को उस दिन बुलाती हूँ जिसको मुझे रिक्रूट करना है। क्योंकि उसने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है मुकुल जी, उसने कहा कि आप के गलत निर्णय से आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो नीचे आ सकता है 2 पायदान, उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लेकिन वो वापस खड़ा हो सकता है। लेकिन यदि आपने अपनी अर्ध चेतन अवस्था में किसी गड़बड़ आदमी को नौकरी पे रख लिया, हायर कर लिया, तो वो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर सकता है। ओह माय गॉड, तो इसका मतलब जब रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो आप मस्त होके सोइए, और उसका एक फॉर्मूला है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। और यहाँ एक और, अभी मैं वहाँ अब उस बात पे आ रहा हूँ, आपके डॉक्टर नींद पूरी नहीं लेते, आपके नेता नींद पूरी नहीं लेते, आपके ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर नींद पूरी नहीं लेते, तो डिसीजन आपके जो सक्सेसफुल लोग हैं तथाकथित बड़े बड़े जो बच्चे काम करते हैं आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो पूरी नींद नहीं लेते। तो सारी दुनिया इस समय आधे सोए लोगों, उनिंदे लोगों की वजह से चल रही है, इसलिए दुनिया में इतनी गड़बड़ है। मेरे मित्र राकेश जोशी, कहाँ हो? आपने 1986 में एक फीचर बनाया था उन्नीदी बस्तियों में, इंदौर में, उसको इनाम मिला था। आज उसका 2024 में जाके टाइटल 25 में सार्थक नजर आ रहा है, उन्नीदी बस्तियों में। हाँ, तो उन्नीदी बस्तियाँ होगी सारे। तो अब यही रीज़न है कि इन सब प्रोफेशन की जिनका मैंने नाम लिया है अभी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हो, टेक्नोक्रेट्स हों, इन्होंने बिना बात अपना वर्क प्रेशर इतना बढ़ा लिया। इसमें बहुत सारी क्यों प्लानिंग नहीं है, डे बाय डे नहीं जीते हैं, वो लंबी योजना बनाते हैं, इसमें ये करेंगे, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, तो उनके डिसीजंस गलत जाते हैं, क्योंकि दे डोंट लिव लाइफ डे बाय डे। दिन प्रतिदिन का जीवन जीने की बजाय वो भविष्य की योजनाओं पर सब काम करते हैं और फिर उसमें अंधे होके लग जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि उनके निर्णय जितने सही होने चाहिए वो नहीं होते, और परसेंटेज है वो फेडरर वाली नहीं है, 80% सक्सेस उनकी नहीं है। तो उसका परिणाम क्या है कि डॉक्टरों के यहाँ बीमारों की भीड़ लग गई, क्योंकि वो लोगों का इलाज करने में तो सक्षम है, उनको स्वस्थ रखने में वो बिल्कुल अक्षम हैं। नेता लोग योजना कितनी बना लो, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। पुलिस को कितनी ट्रेनिंग दे दो, वो आपके साथ ऐसे व्यवहार करेगी जैसे आप अपराधी हो। और पुलिस को मैं वर्ड तो रेडियो पे यूज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पुलिस की जो इमेज है वो किस तरह की हो गई है, एग्रेसिव और किस तरह की मारपीट करने वाली इमेज हो गई है। हमारे जो बच्चे हैं वो उनका देखो तो उनके रिलेशनशिप्स में कितनी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, और आपस में दोस्ती नहीं है किसी की, कोई क्राइसिस में उनके साथ नहीं खड़ा होता है। वो सारे इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं? यंग हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि वो स्मोक करते रहते हैं, वो प्रॉपर नींद नहीं लेते। तो उन सब की वजह से हमारे लाइफ पे तो इम्पैक्ट आ ही रहा है ना, तेज़ी से आ रहा है। पिछले आप 15-20 साल में देखोगे तो सोसाइटी ज़्यादा करप्ट हो गई है, सोसाइटी ज़्यादा बीमार हो गई है, सोसाइटी एग्रेसिव कितनी हो गई है। आप सड़कों पे देखो, छोटा सा इधर उधर होते ही सब कैसे लड़ने आते हैं, न कोई किसी का उम्र का लिहाज है, न किसी पद का लिहाज है, न बात करने का कोई तरीका है। माँ बहन की गालियाँ 2 मिनट में निकालने लग जाते हैं, लड़ने को तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो उनिंदी बस्ती है। ग्रेट आइडिया। आज के प्रोग्राम से मैं एक बहुत बड़ी सीख मिली है। जैसे हम हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं ये पूछते हैं, अब हम पूछेंगे भाई साहब नींद तो सही आई? नींद सही आई। रोज आप सोए कितना, आप रात को सोए कितना? और मैं तो ये कहता हूँ, आप किसी से मिलने जाओ, किसी से बिजनेस के बारे में बातचीत करने जाओ, तो पहले पूछो भाई साहब कल रात को नींद अच्छी आई तो मैं आपसे बात करने आ जाऊँ। और ये फैक्ट है डॉक्टर साहब। अगर देखिए उसका रिएक्शन आप कल्पना करिए, आप सगाई करने मतलब रिश्ता तय करने जा रहे हैं और पूछेंगे उनसे कि आपको नींद सही नहीं आई की है, तो बट टिकट ये मैं किडिंग के लिए नहीं कह रहा, लेकिन
बहुत बढ़िया यार। आप ड्राइवर से पूछिए ना भैया, नींद ये भी एक हेलो है। देखिए, आप ड्राइवर को सदा पूछो रात को पूरे सोए कि नहीं, क्योंकि आपका जीवन का सवाल है। और हम रोजाना एक्सीडेंट रेट कितनी बढ़ गई है आजकल। तो शादी भी और जीवन का शादी सवाल है। देखिए शादी जीवन का सवाल है। और शादी में सबसे स्ट्रेसफुल रहते हैं, न लड़के का माँ बाप सोते हैं, न लड़की के माँ बाप को सोते हैं। पंडित जी रात को 1:30 बजे फेरे करवाते हैं। वो शादी में फिर आप मतलब आप रोमांस की, उस शादी के अंदर अंडरस्टैंडिंग की, खुशी की बात करते हो। बेचारे सुबह से तो वो भूखे मर रहे होते हैं, उनको माँ बाप को खाना नहीं खाने देते। और पिछले 15-20 दिन या 1 महीने से वो व्यवस्था के अंदर थके हुए होते हैं। एंजॉयमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब थके हारे लोग क्या निर्णय लेंगे और जीवन की क्या प्लानिंग करेंगे। इसलिए आजकल आप नोट कर रहे होंगे कि शादी के हो सकता है दूसरे दिन ही मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। सुनते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि शादी के 3 दिन बाद में तलाक की प्रोसेसिंग शुरू हो गई, क्योंकि आपने डे बाय डे जिया ही नहीं। आप मेंटली रिलैक्स हो नहीं, आपने नींद पूरी नहीं करी। बहुत बहुत बढ़िया बात उभरी है भाई साहब। नींद ली कि नहीं, मुझे ये जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा मंत्र मिल गया। मैं मजाक नहीं कर रहा डॉक्टर साहब। जीवन में हम हेलो पूछते हैं, कैसे क्या हाल है। तो आप ही ने शायद किसी प्रोग्राम में कहा था कि आप पूछिए अपनी पत्नी से कैसे हो। हाँ, पूछो कैसे हो, है ना, कैसे हो शब्द में। तो वैसे भाई नींद आई कि नहीं रात भर तुम्हें। देखिए, हमें हर हालत में, आप यदि 45 से नीचे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 8 घंटे सोएं। और 45 से लेके और आप यदि 65 तक हो तो आपको 7 घंटे सोना चाहिए। और मान लो आप सीनियर सिटीजन हो जाते हो तो 6 आवर्स तो सोना ही चाहिए। डॉक्टर गोपीकांत गोस्वामी 9 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, फिर पाठ करते हैं, सारी दुनिया को जगाते हैं। नहीं, अभी देखिए वो कांड हुआ था गुरु का एक, अभी जो 54 के योगा गुरु थे कोई, जो वेटनरी डॉक्टर भी थे और एक्सरसाइज करते उनकी डेथ हो गई। अब उनकी आप लाइफस्टाइल देखो कि वो मान लो रात को 11 बजे सोते होंगे, 10 बजे तो आजकल कोई सोता नहीं है। मान लो 10 बजे सोते हैं, 1 बजे उठ गए तो 3 घंटे की नींद हुई। फिर 1 घंटे वो कहते हैं 2 घंटे पूजा करते थे। फिर वो कोई कितना 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रेस करते थे, कोई 200 बार सूर्य प्रणाम। फिर वो लोगों को योगा सिखाने जाते थे। अरे भाई, 3 घंटे सोओगे तो हार्ट कब तक चलेगा। और स्लीप इज़ एन एक्सरसाइज। एंड दुनिया की किसी भी कसरत से जो बड़ी एक्सरसाइज है वो स्लीप है। स्लीप इज़ एन एक्सरसाइज। मैंने जैसे एक अपनी टॉक में बताया था कि आप जो एनर्जी कैलोरी लेते हो, 65% कैलोरी आपकी कुछ भी नहीं करो तो भी बर्न होती है। उसको कहते हैं बेस मेटाबॉलिक रेट, BMR। यानी आप बैठे हो, आप में बैठे हैं, इसमें हम मेरे अंदर जो एनर्जी फूड में आई है 65% तो मैं बैठे बैठा कंज्यूम कर रहा हूँ जागृत अवस्था के अंदर। कि मेरा हार्ट चल रहा है, मेरे लंग्स चल रहे हैं, मेरे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है इतनी हाई स्पीड पे, मेरी आंखें पलकें 1,00,000 बार झपकती हैं एक दिन के अंदर, कितनी मसल्स एक साथ काम करती हैं, मेरा नाक चल रहा है सांस के साथ में, मेरी ट्रेकिया चल रही है, इतनी मेरी दुनिया के जितने साइज़ की मेरी इंटेस्टाइन हैं जो कोइल्ड हैं, मेरे लंग्स जो एक टेनिस के कोर्ट जितना बड़ा एक लंग है मेरा, एक साइड वाला, वन साइड, हाँ, दोनों लंग मिला के फुल टेनिस कोर्ट जितने होते हैं, ये सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। मेरा ब्रेन 1 सेकंड में जहाँ 1,00,000 से ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, वो ब्रेन आपका काम कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये टेनिस कोर्ट समाता कैसे है? ये इसी को तो कहते हैं, इसी को तो नेचर का बहुत बड़ा, तभी तो आप अद्वितीय हो, तभी तो हम एक ईश्वर नाम की शक्ति को मानते हैं लोग बाग, जो मानने वाले होते हैं कि भाई ऐसा कोई सामान्य तरीके से तो हम बना नहीं सकते। भाई आपकी आर्टरीज हैं वो पूरी धरती के अराउंड पूरा चक्कर काट लेंगी। 60,000 माइल्स लंबी आपके बॉडी के अंदर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज हैं, 64,000 माइल्स। आई डोंट बिलीव। यू डोंट, इट इज योर चॉइस। और किलोमीटर नहीं है, 64,000 माइल्स लंबी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसमें लगातार ब्लड फ्लो हो रहा है, वो बिना एनर्जी के हो रहा है। तो 65% हमारी जो टोटल हम कैलोरी लेते हैं वो तो बिना कुछ किए ही कंज्यूम होती है। तो स्लीप इज़ एन एक्सरसाइज। जब आप सोते हो तो ये सारी एक्टिविटी बिल्कुल रिदम में चलती हैं और आपके शरीर को रीजनरेट करती हैं। इसके अलावा जब आप सोते हो ना, तो ब्लड के अलावा आपका ब्रेन है, ब्रेन में खून नहीं होता, ब्रेन में अपने आप को ब्रेन डिटॉक्सीफाई नहीं कर सकता, लीवर कर लेता है, किडनी है, हार्ट, ये डिटॉक्सीफाई कर लेते हैं। ब्रेन ने तो डिटॉक्सीफाई करता है, और न कोई ट्रॉमा हो जाए, उसमें कोई चोट लग जाए,
उसको रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि वहाँ ब्लड नहीं जाता है, वहाँ पर लिम्फ होता है, पानी जैसा एक, दूध जैसा एक, जो आर्टरी और वेन के साथ साथ बहुत फाइन लिम्फेटिक्स चलती हैं। दिन में हम काम करते हैं तो आर्टरी वेन ज़्यादा काम करती हैं, लिम्फेटिक्स ज़्यादा काम नहीं होती, क्यों, हम खड़े रहते हैं, इरेक्ट रहते हैं। जब आप सोते हो तो वो तो ग्रेविटी से चलेगा ना लिम्फ, तो उसमें अपनी कोई प्रेशर नहीं होता, उसका लिम्फेटिक प्रेशर नहीं होता, बहुत फाइन वेसल्स होती हैं। तो जब आप सोते हो तो वो लिम्फ फ्लो होता है, तो आपके ब्रेन में इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ की वजह से, करोड़ों एक्टिविटीज़ हुई आपके दिन भर में, उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट हुआ वो लिम्फ के थ्रू आपके लीवर में आता है और वहाँ से फिर बॉडी से बाहर निकलता है। तो आप सोओगे नहीं तो आपका तो ब्रेन टॉक्सिक रहेगा। इसलिए आप जब कभी कम नींद में लेके उठते हो तो अगले दिन थके हुए रहते हो और चिड़चिड़े रहते हो। इसलिए बच्चों की शादियां दिन में करो, फंक्शन दिन में करो, घर वालों को चैन से सोने दो, रिचुअल्स कम करो, और मैं कहता हूँ आपकी डिवोर्स रेट है वो 50% कम हो जाएगी। भाई मैं बहुत खुश हूँ आज, वो लोग भी बहुत खुश होंगे जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, उन्हें बड़ा मजा आ रहा होगा। 8 घंटे ज़्यादा नहीं सोना है फिर मेरे मित्र प्रभात, देखिए वो 8 घंटे से आप ज़्यादा सोओगे तो फिर उसका रिवर्स, अति तो कहीं भी सही नहीं है ना। 8 आवर इज़ आइडियल। और फिर एज रिलेटेड मैंने थोड़ा बताया, वो 1 आवर का एडजस्टमेंट प्लस माइनस कर सकते हो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत डिस्कशन। डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने गुल्लक, जिंदगी एक गुल्लक है, सुबह सुबह उस पर एक कॉइन डालिए, चैन की नींद का डालिए और चैन की प्लानिंग करिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत भविष्य के बारे में। और अब अगली बातें क्या होंगी वो भी हम जाएंगे। You're tuned into Box FM. Think out of the box. बॉक्स एफएम, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत प्यारी चर्चा चल रही है गुल्लक के बारे में, और हमने गुलजार साहब की बात की कि गुलजार साहब ने सड़कों पे बहुत खूबसूरत लिखा, ये लिखा, दिन खाली खाली बर्तन है और रात एक अंधेरा कुआं। कभी आपने सोचा इस तरह की बात है? सो अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही बहुत प्यारी सी, 2 डायलॉग 2 गीत के उनके बोल सुन के मेरे तो एकदम मतलब करंट लग गया। डॉक्टर साहब से ही कहूँगा वो सुनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। देखिए मैं एक गीत लिख रहा हूँ अभी जी, तो 2-4 लाइन ही सुनाऊँगा अभी तो जी। ये प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? वाह क्या बात है, ये प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? हॉर्मोन्स ने दौड़ लगाई, तुम प्रेमी बन बैठे भाई, ये प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? दुनिया भर के प्रेमियों सुनो, और भाई रविंद्र उपाध्याय आप भी इसे सुने, ये प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है। क्या बढ़िया गीत बनेगा, ये यूथ को तो बहुत गजब अट्रैक्ट करेगा। इस विषय में बात में करेंगे, लेकिन पहले हम लोचा ले लें जो दिन का है कि जिंदगी एक गुल्लक है, इसे खूबसूरती से गुजारिए। नहीं, ये एक्चुअली दिन की शुरुआत, ये गीत भी एक मेरे विशेष, मेरे दिमाग में एक बात आई तब आया जी। वो 2-3 जैसे आजकल हम सुनते हैं चारों तरफ, तो एक तो मैंने देखा कि हमारी जो दिन क्यों खराब होता है, तो हमारा दिन खराब होने में जो सबसे बड़ा जिस चीज़ का रोल होता है वो असफलता का भय होता है। ओ वाह, भाई हमें हर समय लगता है कि मैं सफल नहीं होऊंगा, मैं सफल नहीं होऊंगा, तो फियर ऑफ फेलियर, असफल होने का जो डर होता है वो आपको दिन को ढंग से जीने नहीं देता। तो उससे निकलने का एक ही तरीका होता है, आपको ये स्वीकार करना चाहिए और अपनी आत्मा से स्वीकार करना चाहिए कि ये दुनिया को हम चाहे कितना ही दोषारोपण करें, इस दुनिया में दयालु और अच्छे लोग काफ़ी बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं जी। और हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमें हमारे अभियान में सफलता दिलवाने का प्रयास करते हैं। क्या बात कही है, क्या बात कही है, ग्रेट ग्रेट। मैं भाई आप क्यों रोड़ा कराएं? फिर मैं यहाँ पर फिर एड्रियाना हफिंगटन का उदाहरण देना चाहूँगा। ये हफिंगटन से मिलना पड़ेगा। एड्रियाना बहुत गजब की मतलब, उसका आप कभी सुनोगे उसके पॉडकास्ट तो आपका तबीयत खुश हो जाएगी। बड़े विजनरी महिला है। एड्रियाना की पहली किताब निकली और वो सक्सेस हो गई। अब उसको दूसरी किताब छपवानी थी। अब अमेरिका में तो इतनी किताबें छपती हैं कि आपकी एक किताब सक्सेस हो तो कोई पब्लिशर की लाइन नहीं लगती। और फिर वो मैंने कहा ना, वो ग्रीस की रहने वाली थी ओरिजिनली, तो उसका कांटेक्ट नहीं था इतना उस समय। तो दूसरी किताब उसने
36 पब्लिशर्स के भेजी, वो किताबें 36 पब्लिशर्स के यहाँ रिजेक्ट हो गई। ओह ओह। और वो जब किताब को पढ़ती, उसके एक दो उसने अपनी मदर को पढ़ाई, तो मदर से बड़ा लगाव था। उसने कहा दीदी वेरी गुड बुक, बुक बहुत अच्छी है, छपनी चाहिए। अब छपाई कैसे, ये इनिशियल फेज की बात है उसकी। तो उसने क्या किया, एक दिन ऐसे चलते चलते उसको एक कोई बैंक नज़र आई जी। बोर्ड, तो वो बैंक में बिना सोचे समझे ही बैंक में घुस गई। अच्छा। और बैंक मैनेजर के सामने वो गई, उसने अपनी बुक की जो पांडुलिपि है वो रख दी। बोले मैं ये किताब पब्लिश करवाना चाहती हूँ, आप लोन और देंगे? मैं मेरे दम पे करवाना चाहती हूँ, आप मुझे इस पे लोन दोगे? तो बैंक मैनेजर ने पहले तो कहा कि भाई बुक पब्लिशिंग पे हमने आज तक लोन नहीं दिया, तो हम तो ये नहीं दे सकते। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं किताब छोड़ रही हूँ, आप इसको पढ़िए। और फिर उससे 2-4-5 बात और हुई, तो उसने थोड़ा कुछ पढ़ा होगा उस बुक को, थोड़ा बहुत, एंड उसने कहा एनीवे मैं आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, और उसने साहब लोन सैंक्शन कर दिया। और वो किताब हाईली सक्सेसफुल गई, बेस्ट सेलर में आई न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से, और उसने बैंक का लोन भी चुका दिया। तो उसने अपनी माँ को जब जाके बताया कि बैंक हैज़ एग्रीड कि भाई हम इसको फिनेंस करेंगे, सारा आपको लोन देंगे। देखिए विदेशों में क्या कमाल की चीज होती है, आप किताब छपवाना चाहते हैं, बैंक फाइनेंस करे। अच्छा, किसी के दिमाग में नहीं आती ये चीज़ कि हम बैंक से लोन लेने किताब छुपाने के लिए, आज हमारे भी दिमाग में नहीं आती, उसकी आई। तो उसकी माँ ने तब उसको कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना, दुनिया में दयालु लोग कोने कोने में बैठे हैं, आपको उन्हें तलाशना है। दूसरा, फियर ऑफ फेलियर यदि उसमें होता, उसके ये होता है कि बैंक वाला तो मेरे को निकाल देगा बाहर, इसको सुनते ही, तो वो अप्रोच ही नहीं करती। तो आपको लगता है कि फलां व्यक्ति है, इसके सहयोग से मेरा जो बिजनेस है या मेरा जो कार्य है वो सफल हो सकता है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से अप्रोच तो करो। क्या बात है। देखिए मैं औरों की तो नहीं कहूँगा, मेरी अपनी लाइफ, जैसे मैं अपने गांव से आया था, मैंने पहले भी बताया था, मेरे को अननोन लोगों ने थ्रू आउट लाइफ कितनी सहायता करी। तो सब मेरी जिंदगी का तो हर पन्ना अननोन तो लोगों इसका मतलब दुनिया में दयालु और सहयोगी लोग बहुत हैं। आप उनको अप्रोच कैसे करते हो, आप अपनी प्लान उनके सामने कैसे रखते हो, कैसे उनको समझाते हो, और आप में वो क्षमता है क्या कि आपको यदि किसी ने आज हेल्प करी तो आप किसी अननोन को भी हेल्प करो अपनी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि मेरी जो सहायता जिन लोगों ने करी उसमें 80% तो को मैं नाम ही नहीं जानता था। मैं बहुत छोटा बच्चा था जब मैं आया गांव से, तो मैं अब हार्डली 13-14 ईयर, तो मुझे इतने लोगों ने हेल्प करी कि मैं तो उनकी न शक्ल याद है, मुझे न नाम याद है। वो क्लास फेलो भी थे, हम सब आगे ज़िंदगी में निकल गए। तो दुनिया में दयालु लोग भरे पड़े हैं। बात देखिए बहुत अच्छी कही है आपने। सहायता करने वाले लोग अचानक आपके साथ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, मैं एकला चला था और कारवां जुड़ता गया। सो उसके पीछे आप अगर कर्म करने से पहले डरे हुए हैं या ये सोच रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको ईमानदारी से बताएं, जब हमने बॉक्स एफएम शुरू किया तो आपके अलावा किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और न हमने इसके भविष्य और इसकी प्लानिंग और इसकी सक्सेस के लिए सोचा। लेकिन देखिए लोग प्यार से आपके एक अच्छे मकसद से जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जा रहे हैं, अपने आप श्रोता जुड़ते जाते हैं, डाउनलोड श्रोता भी सक्सेस के बहुत बड़े पार्ट है उन्हीं के कारण। जैसे एक आदमी, मैं कई बार कहता हूँ, हमारे जो लेखक मित्र हैं कई, तो प्रभात जी भी हैं जैसे, तो मैं कहता हूँ कि जितना महत्वपूर्ण लेखक होता है तकरीबन उतना ही महत्वपूर्ण पाठक होता है, क्यों पाठक के बिना तो लेखक की वैल्यू क्या है। तो हमारे श्रोता एक हैं मेनन साहब, सॉरी राघव साहब, वो मेलाटोनिन के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं कि मेलाटोनिन अगर लो होता है तो क्या क्या हो जाता है डॉक्टर साहब, और इनकी इस बात को हम इस प्रोग्राम में रखेंगे क्योंकि श्रोता भी आपने कहा भगवान होते हैं। हाँ जी राघव जी, देखिए मेलाटोनिन जो हार्मोन है, मैंने मेरी पिछली टॉक में बताया था, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड मेलाटोनिन को बनाती है और ये स्लीप हार्मोन है। आजकल इसका सप्लीमेंट भी आ गया बाज़ार में, लेकिन मैं उस सप्लीमेंट को लेने की राय नहीं देता हूँ। उसको एक तो रैंडमली नहीं लेना चाहिए, बहुत डॉक्टर की गाइडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि आप हार्मोन के साथ प्ले कर रहे हो। और इम्पॉर्टेंट मेलाटोनिन आपकी बॉडी कैसे रिलीज़ करे, ये इम्पॉर्टेंट होती है। तो एक तो जैसे मैंने आपको अभी कहा
आपका कोई भी भविष्य नहीं है, आपका कोई भी भूतकाल नहीं है। जो समय बीत गया, उस समय में जो व्यक्ति जैसे थे वो चले गए, उनके बारे में कभी बात मत करो। बीती ताई बिसारिए। और आगे आज हम की देखते हैं हमारे देश में सब जो लोग 500, 400, 600 साल पहले आए और मर गए और दुनिया से चले गए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हम उन पे पूरा देश हमारा झगड़ा कर रहा है। उसका कोई मतलब नहीं, और उसके हम ये रूप देख भी रहे हैं। तो एक तो जो समय और व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चले गए, उनको बस मेमोरी में रखो, उनसे कोई सबक लेना है वो लो, बाकी उनको ड्रॉप करो। एक तो मेलेटोनिन रिलीज़ का ये होता है। दूसरा जो भविष्य होता है, तो मेडिकल साइंस के हिसाब से और फिलोसॉफी के हिसाब से हर मनुष्य का सिर्फ भविष्य एक ही होता है, मृत्यु। और कोई भविष्य नहीं है आपका, सब कुछ प्रेजेंट होता है। आप गौर से देखो, प्रेजेंट ही है सब। आप तो सदा प्रेजेंट में रहोगे ना, आपको पास्ट से कोई मतलब नहीं है, वो गया, यू कैन नॉट चेंज इट। और भविष्य में जो सर्टेनिटी है वो एक ही है, मृत्यु। और बाकी जब आप उठते हो, आप एक एक सांस के लिए आप धरती पे जिंदा हो, तो आप सिर्फ वर्तमान में ही हो। तो वर्तमान पर ही फोकस करो। और चूंकि लाइफ पृथ्वी पे एक ही सबसे बड़ा जो फोर्स है धरती पे लाइफ को मेंटेन करने वाला, वो है सूर्य। तो सूर्य की गति के साथ अपने कार्यक्रम को जोड़ दीजिए। सुबह उठिए, मैं 2-3 बार पहले भी अपने अलग टॉक्स में बता चुका हूँ, सुबह जो ही सूर्य का प्रकाश फैले, आप मकान से बाहर रहिए आधा घंटा के लिए। उससे आपकी बॉडी में आपको शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और नए विचारों की शक्ति देने के लिए सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से आपके शरीर की पिट्यूटरी ग्लैंड से कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। फिर आपके ब्रेन में उसी सूर्य के प्रकाश से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन पैदा होता है, ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, और इसके अलावा आपका डोपामिन रिलीज होता है, जो आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है, आपको जीवन में उत्साह पैदा करता है, आपके जीवन में जोश और होश सब पैदा करते हैं। ये होते हैं मॉर्निंग के अंदर। इनके हाईएस्ट लेवल सुबह के टाइम में होते हैं हमारी बॉडी में। तो जो कंट्रीज़ में 6 महीने सूरज नहीं उगता है, या जहाँ पे बहुत दिनों तक अंधेरा रहता है, तो वहाँ लोगों में आप गौर से देखोगे तो उत्साह की कमी रहती है। वो 6 महीने ही उत्साहित रहते हैं, और वो यूजुअली वो वहाँ से अपने देश से निकल भी जाते हैं। उनके अंदर वहाँ की सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है, दूसरी जगह चले जाते हैं वो लोग बात। इसी तरह से जो ही शाम के जैसे सूरज ढलने लगता है, तो ये तीनों हार्मोन्स जो मैंने बताए हैं, तीनों चारों हार्मोन, इनका लेवल धीरे धीरे कम होगा। आप ब्लड की जांच सुबह कोर्टिसोल की कराओगे, शाम को कराओगे, तो 50-60% डिक्लाइन मिलेगा आपको, क्योंकि शरीर कहता है अब आराम का टाइम है। और जो ही सूर्य के प्रकाश की जो थोड़ी सी डिम होने लगता है सूर्य का प्रकाश, तो आपकी बॉडी में सॉरी, मैंने एसी में कुछ धांस पैदा कर दी। तो एनीवे, सॉरी लिसनर्स, आपकी जो बॉडी के अंदर मेलेटोनिन अपने आप रिलीज होता है। तो राघव जी, आप ऐसे करें, शाम को तकरीब 5:30-6 बजे के आसपास आधा घंटा आप अपनी छत पे जाके रहें, या आपके पोर्च में बैठें, या किसी पार्क में चले जाएं। जी, बहुत खूब। सो वापस आ जाएं गुल्लक पर, और क्योंकि वक्त ऐसा भाग जाता है, आपसे बात करते हैं तो पता ही नहीं चलता। सो दिन की शुरुआत आपके हिसाब से भरपूर नींद के बाद होनी चाहिए, एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ होनी चाहिए। थर्ड, दिन के लिए वो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। लाइफ में आप लोगों को फॉरगिव करना सीखो। आप बर्डन कैरी मत करो। आपके लाइफ में कोई इंसान आया जी, उसने आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया जी, उसने आपको कष्ट दिए जी, आप उन कष्टों को कैरी मत करो, भूल जाइए। एक स्टेज पे उनको माफ़ कर दो, उनको जाने दो। जागरूक रहो, दोबारा ऐसे लोगों को ज़िंदगी में मत आने दो, लेकिन उनको याद करके अपने आप को 24 घंटे प्रताड़ित मत करो। वो आपके दिन को ख़राब करता है। तो आपके जो गुजरे दिन में आपके जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपकी लाइफ को लोगों ने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, उनसे जागरूक रहो, उनके व्यवहार को
अंडरस्टैंड करो, आपके ज्ञान का हिस्सा बनाओ उसको, लेकिन उनसे व्यक्तिगत जो विद्वेष या उनसे बदला लेने की जो भावना है ना, उसको आप हटा दो। उनसे कोऑपरेट मत करो, उनको राइट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से, वो तो जरूर है। लेकिन यदि आप रिवेंज लेने के लिए या उनको सबक सिखाने का प्रयास करोगे तो आपके जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो गुल्लक है ना, उसमें जो सिक्का डालने की जो प्रोसेस है ना, वो वेस्ट जाएगी, क्योंकि वो प्रोसेस एनर्जी है। और एनर्जी आप एक डायरेक्शन में चला सकते हो, जो एनर्जी मल्टी डायरेक्शन जाती है वो बिखर जाती है, वो नुकसान ही पहुंचाती है। वाह, मतलब ये बहुत ही गजब बात है कि हम उन्हीं पर घिरे रहते हैं, इसने मेरा जीवन बिगाड़ दिया, इसने मेरा जिंदगी भर उसके एक व्यक्ति से बदला लेने के लिए, या आपने जैसे छोटी सी बात का कोई ले लिया और वो उसमें कितना टाइम बर्बाद होता है आपका। आप छोटा सा झगड़ा है उसको पूरी लाइफ कैरी करते हो और आपकी पूरी ज़िंदगी वो तबाह कर देता है, और आप उसका हासिल क्या होना है, कुछ भी हासिल नहीं होना है उसके अंदर। डॉक्टर साहब, एक बहुत प्यारी बात इसी बात पर उभर कर आ रही है कि हमारे एक मित्र है, 65 साल के हो गए, लेकिन अभी भी उन्हें ये करना वो करना, और मेरे लिए लोग क्या सोचेंगे, मैं ये जो कर रहा हूँ उससे इम्प्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कंपटीशन में मुझे सबसे आगे आना है। बिना बात की बातों में पूरा मतलब दिन बिता देते हैं, कॉम्प्लेक्सेस में डरते रहते हैं कि मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। देखिए, उसमें मुकुल जी क्या होता है कि सक्सेस है वो एक रिलेटिव चीज़ है जी। जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया अपनी टॉक में, आप 1990 में चले जाइए, 95 में चले जाइए, आपके पास मारुति 800 यदि कार होती तो आप सीना चौड़ा करके चलते थे, आप देखते थे कि कौन कौन देख रहा है कि बंदा मारुति 800 में जा रहा है। वाह। आज आप उसी से, मारुति 800 से बेटर उसी का ब्रांड है ऑल्टो, आप खरीदोगे तो आपको बताते हुए शर्म आती है, आप छुप के गाड़ी 200 मीटर दूर पार्क करते हो, जबकि पहले विज्ञापन आता था, हाँ, चल मेरी लूना। हाँ, लूना का था, आज लूना। मतलब ये, इसका मतलब ये हमारे परसेप्शन समय के साथ बदल जाते हैं। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं सोशल ओपिनियन बताऊँ। मेरे लिए तो ऑल्टो भी एक है, मारुति 800 भी एक है, एक स्टेज में आप उसको क्रॉस कर जाते हो। लेकिन आम आदमी की धारणा क्या है, जो गाड़ी पहले स्टेटस सिंबल था, एक समय था कि स्कूटर एक स्टेटस सिंबल था, आज आदमी स्कूटर की बताते हुए भी थोड़ा शर्माता है कि मैं स्कूटर से आया हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें, आप दूसरों को इम्प्रेस करने का जो प्रयास है ना, जब आप बंद कर दोगे, वही दिन आपका पहला दिन होगा जब आप अपने लिए एक गुल्लक का निर्माण करना शुरू करोगे। स्टॉप इम्प्रेसिंग पीपल। आप सदा आप अपना अवलोकन करो। और उसमें क्या होता है, देखिए, जैसे सोशल कांटेक्ट है जी, आपको स्ट्रॉन्ग सोशल कांटेक्ट बनाने चाहिए। वो गिने चुने लोग हों भले ही, लेकिन आपके उनसे संबंध अच्छे होने चाहिए। वाह। वो 5-4 ऐसे लोग आपकी, क्योंकि सोशल कांटेक्ट नहीं होगा तो फिर आप में विचारों, और वो जो कांटेक्ट ऐसा नहीं है कि वो कोई स्वार्थ पे आधारित हो। हमारे कांटेक्ट वो होने चाहिए जहां हम विचारों का एक्सचेंज कर सकें, जो हमें रिफाइन करने में हेल्प कर सकते हैं। जी। हम क्या आकांक्षा को लेके जाते हैं जी, ये मैं इस गुरु का शिष्य बन जाऊंगा तो मेरे को ये फ़ायदे हो जाएंगे, मेरे इस कांटेक्ट से हम हर चीज़ में प्लानिंग करते हैं जी। तो आप निरपेक्ष भाव वाले कोई 2-4-5 रिलेशनशिप आपको जरूर रखनी चाहिए। सोशल कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, सोशल कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है, और मतलब जो पॉजिटिव विचार वाले हों वो बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए ना, वैसे ही देखते हैं कौन है। हेलो। हेलो। या जी, मेरा नाम राहुल है। वाह राहुल, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया। राहुल, बहुत अच्छा लगा आपने फ़ोन किया, क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि कोई गलत कर रहा है आपके साथ में तो उससे बदला लेने की भावना मत रखो। मतलब उसको आप लेके पूरी जिंदगी खराब कर लोगे। पर अगर मान के चलिए ऐसा लगे हमको, मतलब जैसे मेरे जैसे फील्ड में सोशल सर्विस में ऐसा लगता है कि अगर इसको हमने छोड़ दिया तो यही काम ये 10 लोगों के साथ और करेगा, तो उससे कैसे निकले? मतलब देखिए राहुल, ऐसा होता है कि नेगेटिव काम करने वाले भी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि करीब 60% लोग होते हैं जो नेगेटिव काम करते हैं, और 40% लोग होते हैं जो धरती पर
सकारात्मक यानी पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, ठीक है ना। पेड़ लगाने वाले 10 होते हैं, काटने वाले 90 होते हैं, ये हम सब देखते हैं। तो आप व्यक्ति को सुधार नहीं सकते। और दूसरा, मान लो आप किसी को कहना है मैं इसको सुधार के रहूँगा, तो आपका तो पूरा जीवन उस प्रयास में लग जाएगा। और वो यूजुअली जिसको नहीं सुधरना होता है ना, वो कभी भी सुधरता नहीं है, मतलब उसके सुधरने की कोई संभावना नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है। आज से करीब आई थिंक 600 साल हो गए होंगे रहीम को हुए। तो रहीम जी एक बड़ी बात कह गए थे, रहीमन बुरे नरेन से बसो कोस दो कोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। यानी वो कहते हैं कि जो बुरे लोग हैं ना, उनसे 1-2 कोस दूर बसो। क्योंकि आप यदि रामायण पढ़ी हो, जो टिपिकल रामायण है, उसमें ये था कि समुद्र का ने कहा मैं रास्ता नहीं दूंगा, तो राम ने कहा मैं सुखा दूंगा तुम्हें यदि तुमने ऐसे कहा मेरे बाण से। तो वो बेचारा कहते हैं वो पुल बन गया और उसके ऊपर राम की सारी सेना उसको रौंदते हुए लंका पहुंची। ये माइथोलॉजी है हमारी, ठीक है ना। तो उसकी महिमा तो बिना बात ही घटी ना, क्योंकि उसके पड़ोस में रावण बसा हुआ था। तो घमंड आ गया था, तो घमंड वाला आदमी था। तो कहने का मतलब है कि जो लोग नॉनसेंसिकल लोग हैं उनको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। उनसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि भी इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से कैसे दूर करें, ठीक है ना। उनको ज़िंदगी में रखोगे ना, तो आपकी सारी जो एनर्जी तो लिमिटेड है ना आपकी बॉडी में, तो एनर्जी तो सारी वहीं वेस्ट हो जाएगी। तो फिर आप कंस्ट्रक्टिव काम ज़िंदगी में कर ही नहीं पाओगे, और वो नहीं सुधरेंगे, वो सुधरेंगे नहीं। आप सांप को कितना ही पानी पिलाओ, यदि दूध पिलाओ, उस पर पाँव पड़ेगा तो काटेगा, वो तो उसका स्वभाव ही काटने का है। राहुल, बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एक प्रश्न। आपने तुरंत डॉक्टर साहब की बात को पकड़ के प्रश्न किया। आप बॉक्स एफएम रेगुलर सुनते? जी बिल्कुल सुनते? जी। अच्छा, मैं एक मेरे मित्र का कथन, हालांकि डॉक्टर साहब की बात के बीच में अप्रासंगिक होगा, मंच में गैस तो वो है, वो कहते थे हाईवे में जब आप ट्रक आपको साइड नहीं देता है तो आप क्या करते हैं, उससे आप भिड़ा देते हैं या साइड से निकल जाते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि उसको सबक सिखाना है, उसने मुझे साइड दिया। सो जिंदगी भी एक हाईवे है। सो आपको लगता है यार नहीं साइड दे रहा, कोई बात नहीं भाई, मैं साइड से निकला और चला गया, वरना अपनी मंजिल नहीं पहुंचेंगे, वरना आप ट्रक वाले के पीछे वापस जाएंगे और उसको सारा वहीं वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम। तो हमें अपनी मंजिल डिसाइड करनी है, और हमें ये मानना है कि आज मैं अपनी मंजिल की तरफ 2 कदम बढ़ाऊंगा, फिर 4 कदम बढ़ाऊंगा, फिर 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो आप एक दिन अपनी जो मंजिल आपने डिसाइड की है उसमें पीसफुली पहुंच जाओगे। और अदरवाइज तो क्या है कि हम कुश्ती लड़के वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, तो 20 साल बाद में आप जिंदगी को मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं वहीं खड़ा हूँ। राहुल की बात को मैं यूं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अगर सबक नहीं सिखाएंगे, मान लीजिए किसी ने आपके साथ अत्याचार किया, आपका पैसा खा गया, आप कोर्ट केस नहीं करेंगे तो वो फिर दूसरों का पैसा खाता रहेगा। ये इनका मूल नहीं, वो आप लोगों को बताओ, आप ये अपने स्ट्रेटेजी में बताओ कि ये लोग पैसा खाने वाला है, इसने मेरा पैसा खा गया, इस पे आप भरोसा मत करो। वो तो आप कर सकते हो। लेकिन यदि आप उस आदमी से बदला लेने के लिए तो आप अपने अच्छे पैसे को बुरे पैसे के पीछे लगा रहे हो। जो पैसा खो चुके उसके पीछे ज़्यादातर लोग और पैसा खोते रहते हैं और अपना समय खोते रहते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप उसको बारे में लोगों को जागृत मत करो, जागृत करो, खुल के कहो कि आदमी मेरे को इसने ये नुकसान किया है, ये इस तरह का आदमी है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन आप सोचो कि उसको सुधार दोगे, ये बहुत मुश्किल है, उसमें इतनी एनर्जी चाहिए। कुछ लोग सुधरते ही नहीं है। मैंने कहा ना, दुनिया में 60% लोग तो बदलने को तैयार होते ही नहीं है। तो इसलिए उनके पीछे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हमें लाइफ का डे टू डे बेसिस पे हमें हर कदम आगे बढ़ाना है जिस जगह हमें ज़िंदगी में पहुंचना चाहते हैं। बहुत खूब रहा आज का डिस्कशन, मज़ा आ गया डॉक्टर साहब, बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई और बहुत जानकारी मिली। राहुल, थैंक यू सो मच। उससे पहले राघव थे, उन्हें भी धन्यवाद। बुधवार को नया विषय डॉक्टर साहब कोई लेंगे, वो भी सुनिएगा। पुराने जो प्रसारित हो चुके हैं उनमें से किसी अच्छे की रात को 10 से 11। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कूल टाइम मुकुल टाइम सुन